हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। सो आज की वीडियो हमारी इंग्लिश पेडागोजी की है, जिसमें हमारा चैप्टर है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो ये चैप्टर हम पूरा पहले अच्छे से क्लियर आउट करेंगे एंड देन उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे कि भाई आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करना है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड कंटेंट हमारा पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो का जो PDF फाइल का लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम बिना देरी से अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं, समझते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आज हमारा बेसिक जो पूरा रहेगा ना कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसी के बेस पे हम पूरा जो है वो वीडियो जो है वो क्लियर आउट करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से समझने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, मेजरमेंट को हिंदी में बोला जाता है मापन। ठीक है, अब आप मापन से तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, यानी जिसको आप क्वांटिटी में जो है वो एक्सप्रेस कर सको। इट इज़ एन इवैल्यूएशन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो जो मेजरमेंट होता है, जो मापन होता है, उसे आप नंबर में एक्सप्रेस करते हो। जैसे आपने अगर मान लिया अपना वेट मेज़र किया तो वो नंबर में आता है कि भाई 60 kg है, 40 kg है, तो वो क्या है, आपका मेजरमेंट है। जस्ट लाइक आपके अगर टेस्ट में मार्क्स आए तो 30 नंबर आए हैं, 40 आए हैं, 50 आए हैं, तो ये जो नंबर दिए गए हैं, ये जो आपको क्वांटिटी में जो भी चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। तो पहले क्या होता था, देखिए पहले मापन का यूज़ ज़्यादा होता था। मतलब अगर आपके 30% नंबर आ गए, एक बच्चे के 30% नंबर आए हैं और एक बच्चे के 75% आए हैं, तो भाई 30% को माना जाता था कि ये होशियार नहीं है, ये बिल्कुल भी मतलब ये जो है बिलो एवरेज बच्चा, और 75% को माना जाता था कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसका IQ लेवल बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मेज़र किया जाता था पहले। लेकिन फिर ये देखा गया कि भाई आप बच्चे को नंबर के देख के ही उसको जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक छोटी सा पार्ट है कि भाई हाँ उसके पेपर में इतने नंबर आए हैं, उसकी इतनी परसेंटेज आई है। तो फिर क्या हुआ, एक नया टर्म और आया मेजरमेंट से, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट यानी हिंदी में इसे बोला जाता है आकलन। कि भाई ये पता लगा कि भाई जो मेज़रमेंट है, आप खाली उसी से ही बच्चे को जज नहीं कर सकते हो, आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि बच्चा किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पे कैसा है, या और करिकुलर एक्टिविटी उसकी कैसी है। तो ये सारी चीज़ों का जो डेटा है, जो कलेक्शन है, ठीक है, ताकि बच्चे का ये देखा जाए कि वो अपनी लाइफ में, अपनी लर्निंग प्रोसेस में कितना इम्प्रूव कर रहा है, उसे बोलते हैं आकलन यानी असेसमेंट। तो असेसमेंट एक प्रोसेस होती है जो कलेक्ट करती है या रिव्यू करती है डाटा को, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। कि भाई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, आपने उसकी सीखने की जो प्रोसेस है उसको मापने के लिए आप जो यूज़ कर रहे हो डाटा, उसे असेसमेंट बोला जाता है। तो मेजरमेंट तो सिर्फ आपके क्वांटिटी वाली चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, बट जो असेसमेंट है वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि भाई कहीं प्रॉब्लम है या बच्चे को कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ जाओगे कि ये जो चीज़ें हैं वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने उसका ओवरऑल डाटा जो है वो अपने पास कलेक्ट किया हुआ है। इसे ही बोलते हैं असेसमेंट। ये जो देखिए मेजरमेंट एक छोटा आप कह लीजिए पार्ट हो गया, असेसमेंट थोड़ा उससे बड़ा हो गया है। लेकिन जो मेजरमेंट और असेसमेंट होते हैं दोनों इवैल्यूएशन के ही जो है अंदर आते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, इवैल्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन का ही पार्ट होते हैं असेसमेंट और मेजरमेंट। यानी आप क्या करते हो इवैल्यूएशन में, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि आप क्या कर लिया, असेसमेंट और मेजर से आपने बच्चे का डाटा पूरा कलेक्ट कर लिया, मेजरमेंट में आपको पता चल गया कि बच्चा कितना स्कोर कर रहा है मार्क्स, और असेसमेंट यानी आकलन से आपको ये पता चल गया है कि बच्चे का ओवरऑल डाटा क्या है। तो सारी चीज़ों को जब आपके पास कलेक्ट हो गई, तब आपने इवैल्यूएशन कर दिया, तब आपने डिसीजन निकाला कि अच्छा बच्चा जो है वो गुड है, बच्चा अच्छा है, या वेरी गुड है, या फिर बिलो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जजमेंट दे दिया। लेकिन जजमेंट दिया कैसे, आपने उससे पहले बच्चे का असेसमेंट किया और मेजरमेंट किया। उसके बाद तो जो प्रोसेस होती है जिसमें आप बच्चे को पूरा जज कर लेते हो कि अच्छा ये अच्छा स्टूडेंट है या बुरा स्टूडेंट है, वो प्रोसेस कहलाई जाती है
इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन हेल्प करता है टीचर को टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट वर इन लर्निंग न्यू स्किल्स। ये हेल्प करता है भाई किसी भी टीचर को ये जानने में कि आपका जो बच्चा है वो कितनी नई चीज़ों को सीखने में सक्सेसफुल हुआ है, कितनी वो नई चीज़ें सीख पाया है या नई चीज़ें वो नहीं सीख पाया है। ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है इवैल्यूएशन। तो ये ध्यान रखना कि इवैल्यूएशन लास्ट में होता है, जिसमें आप डायरेक्ट बच्चे को फिर जज कर लेते हो। उससे पहले आप बच्चे का मेजरमेंट और असेसमेंट कर लेते हो। इसलिए ही बोला गया है, अगर आप ये देखें छोटा सा चार्ट, तो इवैल्यूएशन के अंदर आपके मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों आते हैं। तो इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रोसेस होती है और जो असेसमेंट और मेजरमेंट है वो छोटी प्रोसेस होती है। यानी आप इवैल्यूएशन से पहले बच्चे का मेजरमेंट और असेसमेंट करते हो और उसके बेस पे जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे जो आप जजमेंट देते हो कि बच्चा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो वो जजमेंट कहलाई जाती है इवैल्यूएशन। तो आई थिंक इस छोटी सी चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जो आकलन भी है उसके टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? तो सबसे पहला है फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द यूज ऑफ डे टू डे असेसमेंट टू गॉज एंड एक्सप्लोर प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपका डे टू डे चलता है। यानी आपका जो ड्यूरिंग, आपके लिए ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन हो गया कि भाई आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हो उसी टाइम अगर आपने बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लिया, कुछ आपने तभी कुछ पूछ लिया, तो वो आप बच्चे का क्या कर रहे हो? फॉर्मेटिव असेसमेंट कर। आप देखना चाहते हो कि भाई आप जो जिस टॉपिक पढ़ा रहे हो वहाँ बच्चा कितना चीज़ों को कवर अप कर रहा है या कितना वो उस टॉपिक पे ध्यान दे रहा है। तो इट आर द बेस्ट थॉट ऑफ एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, 3 तरीके के असेसमेंट होते हैं। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो हम तीनों को समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है, यानी अधिगम के लिए आकलन। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब, जैसे मैं अभी आपको ये चीज़ से पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इसे लाइव पढ़ाऊँ, लाइव क्लास लूँ, तो आप क्या करोगे? मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चंस करते रहोगे। तो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो तभी आप क्या कर रहे हो? क्वेश्चंस को ले रहे हो बच्चों से, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो। तो आप पढ़ाते समय ही बच्चों का जो असेसमेंट, बच्चों का आकलन कर रहे हो, उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव। तो इसके लिए आप बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, क्विज़ वगैरह बच्चों से पूछ सकते हो, उसके लिए हम ये करते हैं। तो ये डे टू डे असेसमेंट चलता है। जैसे आपके होते थे ना 10 मार्क्स के टेस्ट वगैरह स्कूल में होते थे कि भाई आपको हर एक 2-3 चैप्टर के बाद देखा जाता था कि आपने उन 2-3 चैप्टर में कितना समझा है। तो वो होता था फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, सेकंड आता है सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव का मतलब ये बहुत लार्ज पीरियड के बाद होता है। दिस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ अ लार्ज पीरियड ऑफ लर्निंग लाइक द एंड ऑफ अ टर्म या फिर ईयर। मतलब ये कुछ लार्ज पीरियड के बाद होता है, जैसे 3-4 महीने के बाद जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, एक बार आपके फाइनल एग्जाम्स होते थे, तो वो लार्ज पीरियड के बाद जो चीज़ें देखी जाती थी कि भाई हाँ, आपने अब 3-4 महीने में जो टोटल चीज़ें ओवरऑल पढ़ी हैं वो कितना आपने सीखा है, तो उसके लिए समेटिव असेसमेंट किया जाता है। दे आर बेस्ट थॉट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जो आपको आफ्टर इंस्ट्रक्शन आपसे आपका जो असेसमेंट लिया जाता है उसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यानी जो पढ़ाते टाइम, डे टू डे भी आप ले सकते हो या 1 वीक आफ्टर भी आप ले सकते हो, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन आप कुछ 3-4 महीने के बाद थोड़ा मतलब लार्ज पीरियड के बाद बच्चों का आकलन कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव आप क्लियर हो जाएगा। समेटिव का सम से मतलब निकालना है। सम का मतलब होता है ज़्यादा, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका जो असेसमेंट लिया जा रहा है उसे हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के असेसमेंट क्लियर हुए। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। एक और होता है जो होता है असेसमेंट एज लर्निंग। 3 टाइप के मैंने आपको बोले थे ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग,
होता है हमारा फॉर्मेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव वाला असेसमेंट, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग यानी आप जो सीख रहे हो उसके साथ साथ आपका असेसमेंट हो रहा है। इसे एक और बोलते हैं, इसे सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं कि जब बच्चा खुद अपनी लर्निंग के बारे में अवेयर होता है, वो अपनी लर्निंग से खुद सीखता है कि वो चीज़ें कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ उसे चीज़ें और ठीक करनी है, तो उसे बोलते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो 3 टाइप ये भी आप ध्यान रख लेना साथ ही साथ में, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है ऑफ लर्निंग एज लर्निंग से भी। ठीक है, तो आई होप सो मैंने तीनों आपको अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, सो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला हमारा आता है कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी आकलन और जो हम मूल्यांकन है उसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाले टर्म्स होते हैं दोनों, तो इसको इनमें जो डिफरेंस है वो कर लेते हैं कवर अप। सो देखिए, सबसे पहला क्या है, असेसमेंट यानी आकलन प्रोवाइड करता है फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। आकलन को हम क्या कह रहे थे भाई, आकलन जो होता है उसमें आपका देखा जाता है आपकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उस पर आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या बुरी है, ताकि आप अपने उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सको जहाँ पे आपकी चीज़ें सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जब आपने पढ़ाई शुरू करी, मान लिया आज आप 5th क्लास में आए हो, तो उस टाइम पे आपका एक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इस क्लास का बच्चा जो है वो ये चीज़ें कवर करेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि 5th क्लास के बच्चे को हमें टेंस, नाउन, प्रोनाउन वगैरह सिखानी है। तो इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि आपने जो वो ऑब्जेक्टिव शुरू में सेट किए थे वो कितने अचीव कर लिए एंड ऑफ द ईयर, वो होता है इवैल्यूएशन। या और असेसमेंट वो होता है बीच बीच में आपको फीडबैक देना आपकी परफॉर्मेंस को लेके, तो वहाँ से आप अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। कि अगर आप कहीं मान लीजिए अगर आप नाउन पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो उससे हम नाउन मान लीजिए सही से नहीं सीखा, तो आप उसका असेसमेंट करोगे, आप उसका आकलन करोगे, छोटा मोटा टेस्ट ले लोगे या उससे जानकारी हासिल करोगे कि उसे कितना आता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी है। अच्छी नहीं चल रही तो आप उसे फीडबैक दोगे और वो उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेगा। तो ये होता है असेसमेंट। दूसरा होता है असेसमेंट जो होता है वो डायग्नोस्टिक होता है नेचर में, यानी आप वहाँ पे बच्चे के पहले डायग्नोस करते हो, जांचते हो, परखते हो कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद तो आप उसे रेमेडी भी देते हो। ठीक है, कि आप अगर बच्चे को इस टॉपिक में चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो पहले आप जांचोगे, परखोगे पूरा बच्चे को कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको रेमेडी भी आप दोगे। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है वो जजमेंटल होता है, वो सीधे आपको जज कर लेता है कि भाई आपने अगर नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में आपने सेट किया था कि हाँ पूरा बच्चे को सिखा दोगे, लास्ट में आपने देखा कि किसी ने तो वो बच्चे ने वो चीज़ें नहीं सीखी, तो आप डायरेक्ट जज कर लोगे कि इस बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन डायरेक्ट आपको जज करता है, लेकिन असेसमेंट आपको हेल्प करता है चीज़ों को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और ये फॉर्मेटिव होता है। यानी फॉर्मेटिव का मतलब है कि टाइम टू टाइम आपको जो है आपका आकलन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है उसमें डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल के आता है, और ये समेटिव होता है। ये डे टू डे बेसिस पे नहीं होता, ये आपको कुछ टाइम के बाद आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। जैसे हाफ ईयरली के एग्जाम हो गए, देखा कि आपके अच्छे इतने नंबर हैं, आपने जो चीज़ें गोल सेट करी थी वो आपने अचीव नहीं किया, तो डायरेक्ट आपको जजमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन असेसमेंट में आपका डे टू डे आपके जो टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, टीचर ने कहा कि भाई मैं ये चैप्टर के बाद टेस्ट ले लूँगा, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे को वो चैप्टर कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो वहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता एकदम से। अगर आपके नंबर कम भी आए हैं, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं भी आ रहा, तो टीचर ये कोशिश करेगा कि आपको अच्छे से समझाए, ताकि आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ। इसलिए असेसमेंट को बोला जाता है कि ये हेल्प करता है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। लेकिन एवैल्यूएशन आपको डायरेक्ट क्या करता है, जज कर लेता है। तो दोनों में आई होप सो आप तो डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एवैल्यूएशन और इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है देखिए कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी कहीं पे ना हो। ठीक है, सारे चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए एंड सीटेट की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम तो होना ही है,
माइंड में ये सेट ना करें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। सो ये जो हमारा आज का चैप्टर था जिसमें हमने इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बारे में पढ़ा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब ये जो चैप्टर है देखिए, इसे हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में करने वाली हूँ। अगले पार्ट में हम CCE और जो इसकी आप कह लीजिए जो विधियाँ होती हैं, जो मैथड्स होते हैं, आप कैसे बच्चों का असेसमेंट ले सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बीच डिफरेंस पढ़ा, इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन लर्निंग इज। जो इवैल्यूएशन यानी जो मूल्यांकन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब जो मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होती है, या बोथ ए और दोनों सही है, या फिर डिस्क्रिप्टिव होती है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि इवैल्यूएशन के अंदर ही आपके क्या आते हैं, असेसमेंट आता है और दूसरा क्या टर्म था, मेजरमेंट आता है। तो असेसमेंट आपका कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, और जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि मेजरमेंट में आप क्या करते हो, नंबर्स में किसी चीज़ को जज करते हो। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो उस आपको छोटे से डायग्राम से क्लियर हो गया होगा ये सारी, ये देखिए एकदम क्लियर होगा कि भाई इवैल्यूएशन हमारी दोनों तरीके से होती है। आपकी जो मार्क्स को लेके यानी क्वांटिटेटिव भी होती है, और बच्चे का ओवरऑल डाटा भी उसमें रखा जाता है, तो इसलिए वो क्वालिटेटिव भी होती है। ठीक है, तो इसलिए जितना ज़्यादा आप छोटी चीज़ों से ज़्यादा समझोगे, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो जाएंगी जल्दी ही। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रूबी इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 2 uses the following criteria in formative assessment. State which criteria is wrong in the set context. रूबी जो कि एक इंग्लिश टीचर है क्लास 2 की, वो नीचे दिए गए जो क्राइटेरिया है उसको यूज़ करती है अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो असेसमेंट किया जाता है, यानी आपको जो 1-2 दिन मतलब हर चैप्टर के बाद जो चीज़ें या फिर आपको ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो नीचे दिए गए क्राइटेरिया में से रॉन्ग कौन सा है? पहला पढ़ते हैं, शी आस्क हर स्टूडेंट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट एट होम। उसने अपने बच्चे को क्या बोला कि आप जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं वो आप अपने घर पे क्या करो, उसको कंप्लीट करो। शी यूजेस डिफरेंट टूल्स। वो क्या क्या टूल्स यूज़ करिए, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन वगैरह क्लास में बच्चों को करा रही है, या फिर वो ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट ले रही है असेसमेंट के लिए, या फोर्थ है हमारे पास वो ओरल स्पीकिंग का यूज़ करिए, जैसे रिसाइटेशन करना, स्टोरी टेलिंग आदि को यूज़ करती है अपने लर्नर्स के लिए। देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को जैसे आप डिबेट्स करा सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, आप उन्हें असाइनमेंट दे सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर के बाद अगर आपने उस चैप्टर का असाइनमेंट दे दिया तो उससे भी पता चल जाएगा कि कितना बच्चे का आकलन हो रहा है, कितनी उसकी लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रही है। लेकिन आप खाली पेन और पेपर टेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करोगे असेसमेंट के लिए, ठीक है, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएगा, वो समेटिव असेसमेंट में आ सकता है। क्योंकि आप रोज़ डे टू डे अगर आपको असेसमेंट करना है तो रोज़ क्या आप टेस्ट लोगे? नहीं ना, आप डायरेक्ट बच्चे से क्वेश्चंस कर सकते हो, किसी टॉपिक को लेके डिबेट्स कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो किसी टॉपिक को लेके, ये चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, बट आप खाली पेन और पेपर टेस्ट नहीं कर सकते हो असेसमेंट के लिए। तो ये क्राइटेरिया गलत होगा, इसलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कैसा होता है, एट लर्निंग, इन लर्निंग, फॉर लर्निंग या फिर ऑफ लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। जो आपका ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आपको आकलन आपको दिया जाता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन सा था, समेटिव असेसमेंट, और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। 3 ही होते हैं, एट और इन लर्निंग कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। भाई असेसमेंट आपका क्यों कराया जाता है, क्या उसका पर्पस है असेसमेंट का? तो क्वेश्चन है आंसर मतलब ऑप्शन है इसका, टू मीज़र अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, मतलब लर्नर ने कितना अचीव किया उसको मीज़र करना, या फिर उनको प्रैक्टिस देना राइटिंग में, या उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, या फिर ये डिसाइड करना कि वो पास हैं या फिर फेल है।
तो आकलन मैंने आपको बताया था, आकलन कराया जाता है लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। भाई जो भी आप चीज़ें बच्चे को सिखा रहे हो, आप टीचर का भी आकलन हो जाता है कि भाई आप कितना बच्चे के लिए मेथड जो यूज़ कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो टीचर का भी यहाँ पे हो जाता है आकलन खुद से, और बच्चा भी अपनी लर्निंग प्रोसेस में अपना इम्प्रूव कर सकता है, तो उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Question number 5th is Mrs. Sinha asked prediction question as she reads aloud a story to her class third student. She does this too. भाई जो मिसेस सिन्हा हैं क्लास थर्ड की स्टूडेंट, वो क्लास स्टूडेंट नहीं है सॉरी, वो बच्चों से क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है जो एज अ स्टोरी, एज शी रीड्स अलाउड अ स्टोरी टू हर क्लास, मतलब क्लास 3 के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, उन्होंने एक स्टोरी पढ़ा दी, उसके बाद तो वो उनसे क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रही है। तो वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, बच्चों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाह रही है, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना रही है, या फोकस कर रही है कॉम्प्रीहेंशन पे, या स्टूडेंट को हेल्प कर रही है ताकि वो स्टोरी के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको याद कर सकें। देखिए जब भी कोई टीचर आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी उसने स्टोरी पढ़ा दी फिर वो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इसका मतलब वो ये कोशिश कर रहा है कि आप वो जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर ध्यान दो, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं तभी आप चीज़ों पे ध्यान दोगे, वरना आप बैठ के सुनते रहोगे एंड टीचर पढ़ा के चला जाएगा क्लास से। बट जब आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान दोगे, क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। क्यों, इसलिए वो क्या करना चाह रही है, फोकस करवाना चाह रही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन, यानी वो जो पढ़ा रही है स्टोरी उस पर ध्यान दें, इसलिए वो क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर रही है बच्चों के साथ। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है, एवरी क्लास इज मिक्स्ड एबिलिटी क्लास। भाई हर एक क्लास एक मिक्स्ड एबिलिटी क्लास होती है, क्योंकि इसमें हर एक एबिलिटी वाला बच्चा होता है, कोई इंटेलिजेंट भी है, कोई थोड़ा सा इसका बिलो एवरेज भी है, कोई एवरेज वाला बच्चा भी है। सो वाइल डिवाइडिंग द स्टूडेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप फॉर अ लैंग्वेज एक्टिविटी अ टीचर शुड। अब एक टीचर को क्या करना है, उसने एक लैंग्वेज की एक्टिविटी कराई है तो उसे उन बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है। तो एक टीचर को किस तरीके से बच्चों को ग्रुप में बांटना चाहिए, गिव स्टूडेंट डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। भाई उनको अलग अलग टास्क दे दो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अगर इंटेलिजेंट वाला बच्चा है तो उसको अलग टास्क दे दिया, एवरेज वाला बच्चा है तो उसको अलग टास्क दे दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, वीकर और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं उनको मिक्स कर दो। एक ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हों और कुछ बच्चे एवरेज वाले हों, कुछ बिलो एवरेज वाले हैं, मतलब मिक्स करके आप ग्रुप बना रहे हो, या फिर अरेंज कर रहे हो ग्रुप को अलग अलग और अलग अलग एक्टिविटी के लिए। वही बात हो गई जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। या फिर वीकर स्टूडेंट्स और स्ट्रोंगर स्टूडेंट्स को आप डिफरेंट ग्रुप में रख रहे हो कि भाई एक ग्रुप आपने इंटेलिजेंट बच्चों का बना लिया और एक ग्रुप आपने वीकर बच्चों का बना लिया, तो उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। भैया आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, अगर उसमें आप इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप अलग बना रहे हो, वीकर बच्चों का ग्रुप अलग बना रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे फिर जो वीकर बच्चा है वो अपनी वैसे ही वो वीक है, ऊपर से इंटेलिजेंट बच्चे उसके एबिलिटी को और दबा देंगे, वो और अपने आप को मतलब नीचा दबा हुआ फील करने लगेगा, तो वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस कर ही नहीं पाएगा कभी भी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप बच्चों में डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे बिल्कुल भी कि भाई ये इंटेलिजेंट है तो इनको अलग ही ग्रुप में रखो। आपको क्या करना है, सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा कि जो वीकर स्टूडेंट है उनको स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट के साथ मिक्स कर दो। वहाँ से क्या होगा, पहले तो सबकी जो ग्रुप्स हैं सबकी एबिलिटी सही रहेगी, बैलेंस रहेगा एक, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कोई ग्रुप बहुत अच्छा है कोई ग्रुप बहुत बेकार है, ऐसा नहीं रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि जो वीकर स्टूडेंट है वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ अगर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको अलग से अलग रख दिया है, बिल्कुल मतलब क्लास से अलग ही कर दिया है, बिल्कुल ऐसा उनके मन में नहीं आएगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को। तो ये दोनों फ़ायदे हो जाएंगे जब आप बच्चों को मिक्स करके जो है वो ग्रुप बनाओगे, और यही एक टीचर को करना चाहिए अपनी क्लास में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। सो आप मुझे ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, एंड आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम CCE के बारे में पूरा अच्छे से करेंगे। सो मैंने इसलिए 2 वीडियो में कवर अप किया है ताकि आप पहले ये समझ जाओ कि एवेल्युएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है।
सो आई होप सो आज आपका गोल पूरा हुआ होगा, आज आपने यहाँ से कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो बताना ज़रूर, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।